हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और वो उसमें जो सब हेडिंग है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 10th स्टैंडर्ड के अपने साइंस 2 के भी बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। और ज्योग्राफी का तो हमने वन गो में पूरे सब्जेक्ट को ही खत्म कर दिया है 6 आवर्स में सब मॉडल। तो आप उसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल बिलियन एजुकेशन पे जाके वहाँ से भी नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम लोग रिएक्टिव मेटल्स को निकालेंगे कैसे। देखिए रिएक्टिव मेटल मतलब ऐसे मेटल जो ईसीएस में ऊपर रहते हैं। ईसीएस में ऊपर का मतलब क्या? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं। अब रिएक्टिव मेटल की मैं जैसे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल में आता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम। ये सबको कैसे हम लोग अलग करेंगे क्योंकि ये भी कंबाइंड स्टेट में रहेंगे तो वही पढ़ना है। द मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जिसको मैंने ईसीएस बोला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर रिएक्टिव सीरीज। देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम आर रिएक्टिव मेटल। Reactive metals have large capacity to form cation by losing the electron in their outermost shell। मतलब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव उनकी टेंडेंसी क्या होती है? फट से इलेक्ट्रॉन दे देना। कोई आया ना सामने, चल इलेक्ट्रॉन ले, तेरे को भी चाहिए, चल तू भी ले। और वो इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाते हैं क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल। जैसे ये देखिए सोडियम है, सोडियम 11 होता है, 2 8 1, और जैसे ये एक लूज करेगा ये हो जाएगा 2 8, मतलब स्टेबल। For example, reactive metal reacts vigorously with a dilute acid to give hydrogen gas. Highly reactive metal burn by reacting with oxygen at their room temperature। एसिड्स में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, मतलब डिस्प्लेस कर देंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देंगे। ये सब उनकी केमिकल रिएक्टिविटी है। देयर एक्सट्रैक्शन हैज़ टू बी डन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। देखिए अब इसमें ये पूरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है। आपको उसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्यों? आप किसी दूसरे से उसको डिस्प्लेस नहीं करा सकते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपको 2 इलेक्ट्रोड इंसर्ट करनी होगी। एक कैथोड होगा बबुआ, एक एनोड होगा। कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और इस तरह से दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए द मेटल सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड सॉल्ट। मतलब उनके सॉल्ट को ले लो और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर के प्रेजेंस में या फिर मोल्टन स्टेट में उनको लेके इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट कराना है, यही इलेक्ट्रोलिसिस है। एक मिनट मैं जरा ये पेन को उठा लेता हूँ। ओके, बीच में ही गड़बड़ हो गया, ये कैसे गिर गई पता नहीं। ओके चलिए, पेन आ गई। लिखते लिखते एक्सप्लेनेशन के साथ ये भी थम से गिर जाता, माफी चाहूंगा। आगे देखिए, in this process, metal, in spite of, is deposited on cathode while chlorine gas is liberated at anode। ओके, जो मेटल है वो कैथोड पे जाएगी, हमेशा याद रखना। जो मेटल होता है वो कैथोड पे जाता है और जो नॉन मेटल होता है वो एनोड पे जाता है। ठीक है, जैसे आपने NaCl का अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराया, NaCl का, तो इसमें Na कहाँ जाएगा? Na जाएगा कैथोड पे, ठीक है, और Cl जाएगा एनोड। तो आपको कैथोड पे मिल जाएगा मेटल और एनोड पे मिल जाएगा नॉन मेटल। ठीक है, इधर देखिए द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड टू गेट मेटालिक सोडियम आर शोन बिलो। जैसे नीचे रिएक्शन दिया गया है, ये देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, कहाँ पे? यहाँ पे +1 था और यहाँ पे 0 हो गया। देखिए उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था और 0 पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो उसे अपन कहते हैं रिडक्शन, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ आता है? 0 की तरफ, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। समझ में आया? तो ये था हमारा रिएक्शन। आगे देखिए, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड। मोल्टन मतलब पिघला हुआ, इसमें पानी वानी कुछ नहीं है बच्चों, याद रखना। मोल्टन मतलब पिघला हुआ। एंड कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब MgCl2, और कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। ये दोनों का समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको ये भी लिख के दिखा देता हूँ। We are now going to see how aluminium is obtained by electrolytic reduction of aluminium oxide in the bauxite ore। ओके चलिए पहले आप रिएक्शन देख लीजिए MgCl2 का। तो सबसे पहले ये Mg होता है, ये क्या बन जाता है? Mg+2 +2 इलेक्ट्रॉन। ओके, समझ में आया? ये तो मैंने
मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन दिखा दिया। यहाँ पे देखिए रिडक्शन दिखाता हूँ, Mg+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mg। ये क्या हो गया? रिडक्शन। कैसे पता चला? सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैग्नीशियम ने ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे 0 हो गया, पॉजिटिव चार्ज में कमी हो गई। फिर Cl- का तो वही होगा, आप सबको पता है, Cl2+2। तो Cl का बार-बार नहीं लिखेंगे, ये कहाँ पे होगा? ये होगा कैथोड पे और ये होगा एनोड, ठीक है? ऐसे ही CaCl2 का भी होगा, Ca+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca। और क्लोरीन का कैसे होगा? 2Cl- विल बिकम Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। अरे ये भी वही होगा ना कैथोड पे, और ये किधर होगा? एनोड पे। एक कैथोड पे, एक एनोड पे। ये हो गया रिडक्शन। और ये क्या हो गया? ये हो गया ऑक्सीडेशन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, उसका कलर होता है सिल्वरी वाइट। आप सबने घर में देखा है अपने। एटॉमिक नंबर 13 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसकी वैलेंसी 3 है, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, आगे देखिए। एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज़ नॉट अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, एल्यूमिनियम जो भी रिएक्टिव हो वो कभी फ्री स्टेट में नहीं होता। एल्यूमिनियम द थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। याद रखना, इसने बताया है थर्ड सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। अर्थ क्रस्ट में मतलब ज़मीन में हमारे सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? सबसे ज़्यादा मिलता है ऑक्सीजन, फिर कौन मिलता है? सिलिकॉन, और फिर कौन मिलता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम थर्ड सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। एलिमेंट, एलिमेंट मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटालॉइड भी हो सकता है। लेकिन याद रखना सबसे ज़्यादा मिलने वाला ये मेटल है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट ओर। ये बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला है। बॉक्साइट कंटेन 30 to 70% ऑफ Al2O3 एंड रिमेनिंग पार्ट इज गैंग। बाकी का सब अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है। इट इज मेड अप ऑफ सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एसेट्रा। देर आर 2 स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम को उसके ओर जो कि बॉक्साइट है उससे निकालने के लिए 2 स्टेप लगते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं जरा देखिए। ओके, अभी सब लोग को ये डाउट आता होगा सर Al2O3 में ये जो 3H2O है ये क्या है? ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। ये जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ होता है ना ऐसा गोले-गोले फॉर्म में, ऐसे गोले-गोले के फॉर्म में, तो इसी के बीच में ये फँस जाता है ये वाटर। तो इसीलिए 3 ये लिखा गया है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो Al+3 में है। तो +3 से अपने को Al में लेके आने का है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। देखिए ना, पॉजिटिव से 0 की तरफ आएगा मतलब कमी हो गई। Concentration of bauxite ore. Bauxite is the main ore of aluminium. Silica, ferric oxide, and titanium oxide are the impurities present in bauxite. समझ में? तो ये सिलिका की भी इम्प्योरिटी होती है, आयरन की भी इम्प्योरिटी होती है, टिटेनियम की इम्प्योरिटी होती है। इसको सबको अपने को निकालना है, तभी तो अपने को एल्यूमिनियम मिलेगा। सेपरेशन ऑफ दीज इम्प्योरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस, इधर बेयर मेथड और हॉल्स मेथड। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं? लीचिंग से। लीचिंग मतलब क्या? एल्यूमिनियम को निकाल देंगे, बाकी सब इम्प्योरिटी जैसा रहेगा। तो हम लोग क्या लेते हैं? बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस में क्या होगा? NaOH। NaOH क्या होता है? बेस। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब डबल ढोल की, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। आप बेस डालोगे तो एल्यूमिनियम क्या कर देगा? रिएक्ट कर लेगा, और बाकी रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो लोग फ्री स्टेट में रहेंगे। आ रहा है समझ में? इसीलिए, और इसीलिए जब हम एल्यूमिनियम को बेस में डालते हैं तो उसमें ये आयरन, सिलिका ये सब रिएक्ट नहीं करते। समझ में आया? ये यूज़ होता है। तो बेयर्स प्रोसेस में NaOH यूज़ होता है और हॉल्स प्रोसेस में Na2CO3 यूज़ होता है। ये भी सॉल्ट है। ये किसका सॉल्ट है? NaOH प्लस H2CO3। ये NaOH क्या है सर? ये बेस है, और H2CO3 क्या है? एसिड। और आप सब जानते हो एसिड और बेस मिला के क्या बन जाते हैं? सॉल्ट बन जाता है। लेकिन याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये ज़्यादा ताकतवर है और ये वीक है। तो ओवरऑल किसका इफेक्ट होगा? ताकतवर का। तो Na2CO3 भी स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, मतलब Na2CO3 का जो सॉल्ट है वो भी बेसिक ही है। इन बोथ दिस मेथड फाइनली द कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन। मतलब जब हम एल्यूमिनियम को अलग कर लेंगे उसके बाद कैल्सिनेशन का एक स्टेप करेंगे। वो क्या होता है वो भी आपको बता देंगे। इन द बेयर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन द बॉल मिल। बॉल मिल मैंने बताया था ना, ऐसे दो बड़े बड़े एक कंटेनर है ये, इसमें दो ऐसे व्हील होंगे, दो तीन व्हील होते हैं, ये कंटिन्यूसली ऐसे घूमते रहेंगे।
और घूमने की वजह से उसके अंदर जो भी आएगा, ऐसे-ऐसे घूमते रहते हैं, तो जो भी उनके बीच में आएगा वो सबको पाउडर में कन्वर्ट कर देन इट इज़ लीच्ड बाय हीटिंग विथ कॉन्सन्ट्रेटेड कास्टिक सोडा। मतलब NaOH के साथ गर्म करते हैं 140 से 150 डिग्री सेल्सियस पे और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। समझ में आया? 2 से 8 घंटे तक। डाइजेस्टर मतलब जिसमें हीटिंग की प्रोसेस होती है। एल्यूमीनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, देखिए एम्फोटेरिक दिया गया है, मतलब एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इट रिएक्ट्स विथ एक्वस NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। ये जो बना है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट। दिस मीन्स द बॉक्साइट इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बॉक्साइट से एल्यूमीनियम को निकाल लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है। तो ये देखो NaOH और ये ऐसे और ये पानी। आगे देखिए, द आयरन ऑक्साइड इन द गैंग डज नॉट डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो है वो थोड़ी एम्फोटेरिक है, वो तो बेसिक है और बेस बेस आपस में रिएक्ट नहीं होते। इट इज सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। फिल्टर कर दो, जो सोल्यूबल पार्ट है वो नीचे रह जाएगा और जो इनसोल्यूबल है वो ऊपर रह जाएगा। अरे छान दोगे तो एल्यूमिनियम तो NaOH में डिसॉल्व हो गया है, तो वो नीचे फिल्ट्रेट के फॉर्म में चले जाएगा और ऊपर छन्नी के ऊपर जो सीव है उसके ऊपर जो बचेगा उसमें आयरन ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, सिलिका ये सब रहेगा। हाउएवर सिलिका इन द गैंग डिसॉल्व इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सिलिकेट। तो ये क्या बना देता है? वाटर सोल्यूबल सिलिकेट। एल्यूमिनियम सोडियम सिलिकेट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इन वाटर एंड कूल्ड टू 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट के जो फॉर्म को है उसको फिर पानी में डालते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये जो गैंग है ये भी डिसॉल्व हो जाती है इसमें एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्योंकि सिलिका जो है ना SiO2 ये पानी के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन बना लेता है। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा? H2CO3, अरे सॉरी H2SiO3। तो वापस बता देता हूँ H2SiO3, और ये एसिड है तो बेस के साथ तो रिएक्ट करेगा, इसीलिए वो भी डिसॉल्व फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट को आपने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट मतलब पानी डाला उसके अंदर और उसको ठंडा किया। ओके, 50 डिग्री सेल्सियस तक। पहले कितना हाई टेम्परेचर था? 140 से 150, तो 140 150 से 50 तक लाया। दिस रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड लो टेम्परेचर पे आता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? जैसे दूध से दही बनता है ना, प्रेसिपिटेट जैसा, वैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये देखो NaAlO2 NaOH प्लस AlOH थ्राइस। तो ये देखो आपका NaOH बाहर आ गया और ये AlOH थ्राइस मिल गया। आ गया समझ में? आगे देखिए, अब जो हॉल प्रोसेस है दूसरा वाला, इसमें हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं। कौन सा? Na2CO3 पाउडर एंड देन लीच्ड बाय हीटिंग विथ एक्वस सोडियम कार्बोनेट। देखिए ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, ठीक है। द डाइजेस्टर फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट, देन दस इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज आर फिल्टर आउट। इसमें भी फिल्टरेशन करते हैं। द फिल्ट्रेट इज वार्म्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्टर रेट मिलता है हम लोग को नीचे NaAlO2, इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा देते हैं CO2 से, तो हमें ये क्या दे देता है? Na2CO3 प्लस AlOH राइस बाहर आ जाता है। कैसे पता है? ये जो है ये सॉल्ट है वीक एसिड का, मतलब इसमें एल्यूमीनियम जो है ना वो एसिड की तरह काम करता है और CO2 उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग वाला रिएक्ट कर लेता है और वीक बाहर आ जाता है, मतलब AlOH थ्राइस बाहर आ जाता है। आगे रिएक्शन दिया होगा आपको, ठीक? उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट CO2 निकल गया और फिर ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वापस CO2 के साथ रिएक्ट किया और ये आ गया अपना AlOH थ्राइस, एल्यूमिना बोलते हैं इसको, ठीक है, AlOH थ्राइस। तो दोनों में मिल गया ये, बेयर्स प्रोसेस में भी मिल गया और हाल्स प्रोसेस में भी मिल गया और फिर इसको हम लोग दोनों में लेके क्या करते हैं? हीट करते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। कितने पे? 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको Al2O3 मिल जाता है। और फिर Al2O3 में से इस ऑक्सीजन को हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। पता है ना एल्यूमीनियम कहाँ चले जाएगा? कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ पे चले जाएगा? एनोड पे, बस वही। अब इसमें एनोड जो यूज़ करते हैं हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्राफाइट। ये देखिए ये ग्राफाइट की एनोड है। ओके, और ये मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट और ये फ्लूओस्पार, मतलब एल्यूमिना के अंदर ये सब डालते हैं। अब देखिए होता क्या है, एल्यूमिना के अंदर ये क्रायोलाइट क्यों डालते हैं, सब फ्लूओस्पार क्यों डालते हैं? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। एल्यूमिना जो है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एल्यूमिना कैसे? देखिए हम, एल्यूमिना किससे बना है? Al+3 से।
और O2 माइनस से, ठीक है? तो ये Al+3 O2 माइनस को इतना अट्रैक्ट करता है कि ये जो एल्यूमीनियम है ना, ये कैथोड पे जाना पसंद ही नहीं करता। चलिए मैं आपको बताता हूँ, कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए, एल्यूमीनियम को किस पे जाना चाहिए? कैथोड पे, और ऑक्सीजन को कहाँ पे? एनोड पे, ऑक्साइड आयन को। तो ये चले जाते हैं, तो ये इज़िली अलग हो जाते हैं ना, एल्यूमीनियम 3+ से एल्यूमीनियम में आ जाता, O-2 से O2 में आ जाता। बट प्रॉब्लम क्या है? ये Al+3 को O2- इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब Al+3 बोलता है मेरे को तो मेरे बगल में ही O2- मिल रहा है। सर ये O2- कैसे अलग हुआ? जब हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे ना बच्चों, तो ये Al2O3 ऐसे टूट जाता है। अब आया समझ में? तो एल्यूमीनियम कैथोड पे जाने को तैयार ही नहीं है, O-2 एनोड पे जाने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए हम इसमें क्रायोलाइट डालते हैं, Na3Al F6। अब होता क्या है? ये बना देता है 3Na+ और 6F- और Al+3। अब इनके बीच का जो अट्रैक्शन है एल्यूमीनियम और ऑक्सीजन का, वो कम हो जाता है और Al+3 ईज़िली कैथोड पे चले जाता है। क्यों? सर एक लाइन में बताओ, Na3Al F6 क्रायोलाइट ने क्या किया? क्रायोलाइट ने कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। क्रायोलाइट ने क्या किया? कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। सर फ्लूओस्पार ने क्यों डाला हमने? CaF2 क्यों डाला? तो याद रखना प्यारे बच्चों, CaF2 जो होता है ना, CaF2 वो भी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। सर Na3Al F6 भी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है, CaF2 भी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, तो Na3Al F6 को क्या लिया? Na3Al F6 दो काम करता है बेटा। पहले तो Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये उसको कम कर देता है। तो क्रायोलाइट जो है Na3Al F6 ये दो काम करता है। एक तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। बाकी कैल्शियम फ्लोराइड क्या करता है? कंडक्टिविटी बढ़ाता है। इसीलिए इनको डालना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? हुँ, पढ़ लो किनारे बाबा। देखो इधर, इन दिस मेथड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, मेल्टिंग पॉइंट देखो 2000 से भी ज़्यादा है, इज डन इन अ स्टील टैंक। द टैंक हैज़ अ ग्राफाइट लाइनिंग ऑन द इनर साइड। ये देखिए, ये जो काला-काला देख रहे हो ना, ये ये काम करता है कैथोड की तरह, और ये जो पीला वाला दिख रहा है ना आपको, ये एनोड की तरह काम करेगा। दोनों ग्राफाइट ही हैं। द लाइनिंग डज द वर्क एज कैथोड। देखिए, अ सेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड डिप्ड इन द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्क्स एज अ एनोड। मतलब ये जो काला वाला है ना, ये एनोड जैसा काम करता है। ये जो बाउंड्री वाला आप देख रहे हो। आगे देखिए, क्रायोलाइट एंड फ्लूओस्पार एडेड इन द मिक्सचर टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1000 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको कहाँ तक लेके आ गए? 1000 डिग्री सेल्सियस तक। मैंने बताया ना, क्रायोलाइट का एक दो काम होता है, दोनों एक काम करते हैं, क्या? कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन क्रायोलाइट मेल्टिंग पॉइंट को भी कम कर देता है। ये देखिए, अब यहाँ से होगा क्या? ये स्टील टैंक है, ये स्टील का बना हुआ है, अंदर ये अपना क्या है? मिक्सचर, और ये एनोड हो गया पीला वाला, और ये नीचे क्या हो गया? कैथोड। तो यहाँ से एल्यूमीनियम आ जाता है बाहर। अब आगे देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमीनियम, मतलब ये अंदर रिएक्शन कैसा होता है ना, वो दिखाई देगा अब आपको यहाँ पे। अंदर हुआ क्या? देखिए, एनोड पे गया ऑक्सीजन और O2 बना दिया, और उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो ये देखिए, नेगेटिव से ये ज़ीरो की तरफ आया, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि ये देखिए, +3 से ज़ीरो पे आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब पॉजिटिव से कम हो गया, कम हुआ मतलब रिड्यूस हुआ, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऑयल रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। RIG रिडक्शन, I से इज, G गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, O से ऑक्सीडेशन, इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे दिस लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद, अब देखिए जो ऑक्सीजन निकली है, अब ये तो कार्बन से रिएक्ट होगी ना, नो डाउट। एनोड किससे बना हुआ है? कार्बन से, तो ये बना देगा CO2। मतलब जैसे जैसे ये रिएक्शन होते जाएगा, आपका जो एनोड का रॉड है ना, वो पतला होते जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पे जो ऑक्सीजन आ रही है वो उससे रिएक्ट कर ले रही है, तो आपको बार बार एनोड को बदलना होगा। याद रखना, द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एनोड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द एनोड हैड टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे गेट्स ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। तो हम वो पहले से ही कैलकुलेट करके उतना मोटा एनोड का रॉड ले लेते हैं। मैं आपको थोड़ा हायर लेवल पे ये बता रहा हूँ, हालांकि आपको 10 लेवल पे इतने जानने की जरूरत नहीं है। अब इधर देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। तो ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो है ना, इनका हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में होगा। तो अगर आपको ये एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन बहुत ही अच्छे से समझा हो, बहुत ही अच्छे से समझा हो, तो दोस्तों अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो भावना है, उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करो और इसे शेयर किया करो।
समझ में आया? आपको जो भी फ़ील होता है वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखो। उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। मुझे अच्छा लगता है कि इतने बच्चों को समझ में आया या फिर कौन-सा प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को। समझ में आया? तो मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अच्छे से। कुछ भी डाउट होगा तो हमें ज़रूर पूछिए। चलिए दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपने माता-पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय।